हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं देश के सर्वोच्च पदधारी राष्ट्रपति के बारे में। कल हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियां हैं या विधायी शक्तियां हैं उस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको पूर्व में जब संसद और व्यवस्थापिका का अध्ययन कराया था तब आपको बताया था संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। यानी राष्ट्रपति है वो व्यवस्थापिका का अभिन्न और प्रमुख अंग है, संविधान का संरक्षक है। इसलिए विधायी संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है उसकी अनुशंसा से। और नियुक्ति करने के बाद में अनुच्छेद 79 ये कहता है, यानी अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ न दिलाकर राष्ट्रपति है वो उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है। और ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति है वो अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग, समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अनुच्छेद 331 यानी लोकसभा है वो निर्वाचित होने के बाद, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद लोकसभा में 543 सदस्य डायरेक्ट चुनकर आते हैं और उन निर्वाचित होने के बाद में जो बहुमत धारी है वो उसी के नेता को वो प्रधानमंत्री के बाद नियुक्त कर देता है। और इस तरह से लोकसभा गठित होने के बाद में राष्ट्रपति ये देखते हैं कि लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन का कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर नहीं आया है तब 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत ही करना है, वो निर्वाचित होकर आ सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही कम संख्या में होने के कारण आज तक किसी भी लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर नहीं आया है। प्राय यह परंपरा बन गई है और हमेशा ही राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में रिचर्ड रे एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में नियुक्त है। और क्या ये जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी एंग्लो इंडियन को वो स्वयं स्वविवेक से करते हैं? ऐसा नहीं है, वो यह कार्य भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति जी को ये सलाह देती है कि अमुक समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय से कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होकर नहीं आया है, तब राष्ट्रपति है 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करते हैं। अब आपके सामने प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन है वो कौन व्यक्ति होते हैं भारत में। तो अनुच्छेद 366 में यानी संविधान में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 366 में कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के आज़ाद होने के बाद, ऐसे अंग्रेज जो भारत में ही रह गए थे और लेकिन एंग्लो इंडियन व्यक्ति वो है जिसकी माता है वो अनिवार्य रूप से भारतीय हो और उसके पिता या दादा है वो इंग्लैंड से या अंग्रेज समुदाय से हो सकते हैं। वो व्यक्ति एंग्लो इंडियन होता है और उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होती है और उसी समुदाय से एंग्लो इंडियन के रूप में नियुक्ति की जाती है। और यह अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है। अब है लोकसभा में मनोनयन का कार्य पूर्ण हुआ और इसी तरह राज्यसभा में भी अनुच्छेद 80 के भाग 3 में यानी आर्टिकल 80 में यह संविधान में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ये 12 सदस्य जो कला, विज्ञान और आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं के मन में यह बात थी
कि कई समुदाय, कई व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो राजनीति के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आना चाहते। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है राज्यसभा में, यानी मनोनीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी कि लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। अनुच्छेद 99 यानी लोकसभा के गठन होने के बाद में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब ये प्रोटेम स्पीकर, इस शब्द का उल्लेख संविधान में वैसे नहीं है। वो प्राय जो दल है वो लोकसभा को गठित करते हैं, अधिकतम जिनका बहुमत होता है उसी दल के वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है, और ये व्यक्ति तब तक नियुक्त रहता है जब तक लोकसभा सदस्य है वो मिलकर अपने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेते, और तब तक वो लोकसभा गठित होने से लेकर जब तक स्पीकर नियुक्त नहीं होते तब तक वो समस्त कार्रवाई है वो देखते हैं। और ये व्यक्ति वरिष्ठतम शब्द का तात्पर्य यहाँ आयु से नहीं है, यानी जिनकी आयु सबसे अधिक हो ऐसा कोई नहीं है। ये परंपरा है कि वरिष्ठतम का मतलब है जिन्होंने लोकसभा में या विधानसभा में अधिकाधिकार जो है वो चुनाव जीते हों, जिनका प्रभाव अपने क्षेत्र में अधिक हो, प्राय उसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 85 मतलब प्रोटेम स्पीकर का चयन हो गया, मनोनयन हो गया, मंत्री परिषद और लोकसभा के सदस्यों का शपथ का कार्य हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियों में यह चर्चा करता है कि संसद का अधिवेशन आहूत करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। आहूत का तात्पर्य है अधिवेशन बुलाना, मतलब लोकसभा का या राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन भी और हर साल सत्र का प्रथम अधिवेशन भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसके अलावा सत्र अवसान का तात्पर्य है कि सत्र के समाप्ति की घोषणा, यानी जो सत्र शुरू होता है, प्राय संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक, और उनके बुलाना और समाप्त करने की घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सत्र स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, राष्ट्रपति को नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, संसद का अधिवेशन बुलाना व सत्रावसान करना राष्ट्रपति के अधिकारों में निहित है। और इसके अलावा राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ लोकसभा भंग है वो स्वविवेक से नहीं करता, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। 99% ऐसा ही होता आया है, लेकिन कभी अगर मंत्री परिषद है वो अपना विश्वास खो दे, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का डर हो, तो वहां राष्ट्रपति है उस मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसी परंपरा चली आ रही है, क्योंकि भारतीय संविधान है वो अधिकतर लिखित है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं वो भी प्रभावशाली है। अनुच्छेद 86 यानी अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को विधायी संबंधी शक्तियों में यह अधिकार देता है कि संसद के अधिवेशन को संबोधित करना, यानी राष्ट्रपति है वो प्रत्येक प्रथम अधिवेशन को, लोकसभा गठन के बाद प्रथम अधिवेशन को और संसद के प्रतिवर्ष के प्रथम अधिवेशन को वो संबोधित करता है। वह संसद की कार्रवाई जब चलती रहती है, सत्र आहूत रहते हैं, तब वो वहां संदेश भेज सकता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति है वो अभिभाषण भी देते हैं, और ये अभिभाषण है वो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 87 यह बताता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधन का अधिकार देता है, और
बजट सत्र के प्रथम अधिवेशन को भी वो अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। इसके अलावा जब भी कभी लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को पारित करने संबंधी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति है वो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस संयुक्त अधिवेशन का अभिभाषण भी है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 111 विधायी संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्ति की चर्चा करता है कि संसद में विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो वो विधेयक है वो पूर्ण विधेयक कब बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास विधेयक हस्ताक्षर होने के लिए आता है तो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 111 के अनुसार उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं और साधारण विधेयक को वो अगर 6 माह तक उस पर किसी तरह की पुनर्विचार के लिए लौटाना या हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो विधेयक नहीं बनता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो या वीटो पावर या निषेधाधिकार संबंधी शक्ति भी है कि राष्ट्रपति है वो जब उसके पास कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है और राष्ट्रपति को ये लगता है कि वो संविधान की मंशा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया राष्ट्रपति द्वारा एकमात्र शपथ ली जाती है वो भी संविधान के रक्षण की, वो संविधान के सर्वोच्च संरक्षक है, तो वो उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, यानी उस पर वो जब तक हस्ताक्षर नहीं करते तब तक उसके समस्त प्रावधान संविधान के अनुसार नहीं है और अगर वो इसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है। और ज्ञानी जेल सिंह जी ने डाक संबंधी एक विधेयक के बारे में अपना जो पॉकेट वीटो है उसका प्रयोग किया था। अनुच्छेद 123 है वो विधायी संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता अचानक आ पड़ी हो तो राष्ट्रपति उसे अध्यादेश के रूप में पारित करता है। हालांकि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसे संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा जाता है और उस अध्यादेश संबंधी कानून को भी उसी संपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जैसे एक साधारण विधेयक हो कि उसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और विधेयक पारित होने के लिए पुनः राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर होने के लिए आता है। और संसद के पास भी ये शक्ति है कि वो हो सकता है कि अध्यादेश को कानून के रूप में पारित नहीं करे, लेकिन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 है, आप याद रख लेंगे। अनुच्छेद याद करने का सबसे इसका सरल तरीका रहेगा अध्यादेश जारी करने संबंधी अनुच्छेद 123 123 है वो शक्ति देता है कि राष्ट्रपति स्वयं भी कानून निर्माण कर सकता है और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही मान्य होता है जितना संसद का एक साधारण विधेयक मान्य होता है। और निश्चित अवधि के बाद में राष्ट्रपति जी द्वारा स्वतः ही वो विधेयक है, वो अध्यादेश है, वो संसद के सामने रखा जाता है और उसे पुनः विधेयक के रूप में पारित भी कराया जाता है। ये सब थी संसद राष्ट्रपति की कानून संबंधी, विधायी निर्माण संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के अभिन्न अंग है और संविधान द्वारा राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां विधायी निर्माण संबंधी दी गई है और इस कारण ही राष्ट्रपति है वो संविधान का संरक्षण है वो ठीक ढंग से कर पाते हैं। वैसे और राष्ट्रपति की ये सामान्य शक्ति है। वैसे तो राष्ट्रपति है वो समस्त शक्तियों का उपयोग है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं, यानी कि वो औपचारिक प्रदान होते हुए भी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भी समय समय पर करते हैं। धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जान है तो जहान है।